Okay, welcome to all in TechCube GLADE classes. Myself Manish Singh and I am Mechanical Engineering faculty and I have done MTech from IIT Delhi in Production Engineering branch in 2013 and my latest GATE rank is AIR 192 in GATE 2020 and I'm also Engineering Services exam written qualified in GATE in 2012 and I have 9+ years of teaching experience for GATE and Engineering Services exam. And presently I'm working as an assistant professor in Government Engineering College Udaipur under Tech project. And today onwards, I'm going to start with strength of material for GATE 2022. And this is module 1 and lecture number 1. So once again, welcome to all and let's crack the gate. So first of all, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिलेबस क्या है। तो नाउ हियर वी सी द सिलेबस अकॉर्डिंग टू गेट एग्जाम गिवन बाय आईआईटीज। जो आईआईटीज ने गेट एग्जाम का सिलेबस दिया हुआ है फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। देयर इज नो प्रॉपर सीक्वेंस, करेक्ट। और इसको अंडरस्टैंड करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स को कि किस टॉपिक को किस डेप्थ में पढ़ना है। तो ये सारी चीजें मैं आपको क्रिस्टल क्लियर बताऊंगा कि क्या प्लान होगा हमारा इस लेक्चर में और इस लेक्चर सीरीज में हम लोग क्या किस तरीके से होल सब्जेक्ट को कवर करेंगे। करेक्ट है दोस्तों। इस सब्जेक्ट का वेटेज क्या है, किस टॉपिक का कितना वेटेज होता है, ये सारी चीजें हम लोग आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इस स्क्रीन में कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है। स्ट्रेस स्ट्रेन, इलास्टिक कांस्टेंट्स, पॉइजन रेशियो, मोर सर्कल फॉर प्लेन स्ट्रेस एंड प्लेन स्ट्रेन, द सिलेंडर थिन सिलेंडर, shear force and bending moment diagram, bending and shear stresses एंड दीज टॉपिक्स। करेक्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सिलेबस को देख के कि आपको प्रॉपर सीक्वेंस नहीं पता चल रहा है और ये भी नहीं पता चल रहा है कि किस टॉपिक को कितने डेप्थ से पढ़ना है। तो चलिए इसको डिटेल से एक बार देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इस होल सब्जेक्ट को 10 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है एंड ईच एंड एवरी मॉड्यूल्स वी हैव फ्यू लेक्चर्स। करेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज मॉड्यूल 1 एंड दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जनरली ये टॉपिक यहाँ पे मिसिंग रहता है और जनरली ये स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स के बारे में स्टडी नहीं करते हैं। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आगे चल के प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर मॉडल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स क्या है, अजम्पशंस मेड इन सॉम। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को पढ़ने के लिए क्या क्या अजम्पशंस हम फॉलो करते हैं, इन डिटेल्स हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लोड एंड दियर टाइप्स। जनरली दोस्तों ये टॉपिक जो होता है ये जनरली मिसिंग होता है और अजम्पशंस भी जब आप पढ़ते हो तो हर एक टॉपिक से रिलेटेड अजम्पशंस पढ़ते हो, लेकिन इन कॉमन क्या अजम्पशंस हैं थ्रू आउट द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो कि एप्लीकेबल है वो क्या है और क्यों अजम्पशंस लेते हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि 3 लेक्चर्स में यहाँ पे लोड पे लेने वाला हूँ दोस्तों, जिसमें टाइप्स ऑफ लोड, करेक्ट है, और उनकी डिटेल स्टडी करने वाले हैं कि क्या लोड एक्ट हो रहा है, उस लोड का क्या इफेक्ट मिलता है डिफरेंट मेंबर्स में, इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक पोजीशन में लोड की क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, करेक्ट है, और विथ प्रॉपर एक्सरसाइज। करेक्ट। तो ये सारी चीज हम लोग देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में और इस मॉड्यूल को कंप्लीट करेंगे इन लेक्चर 5 में। करेक्ट है दोस्तों। अब हो सकता है कि मोर देन 5 लेक्चर्स भी रिक्वायर्ड हो जाए या हो सकता है कि इनमें से एक आध लेक्चर कम भी लगे। तो ये टेंटेटिव लेक्चर प्लान है। नंबर ऑफ लेक्चर्स इंक्रीज डिक्रीज हो सकते हैं बट टॉपिक ये सेम रहेंगे। करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकंड मॉड्यूल है दैट इज सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में दोस्तों हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, फर्स्ट कि व्हाट इज स्ट्रेस, देयर डेफिनेशन एंड देयर डिटेल क्लासिफिकेशन, एंड आफ्टर दैट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। करेक्ट है। यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी शो करेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन फॉर 2D 3D, ये सारी चीजें हम लोग इस पर्टिकुलर 2 लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्ट्रेन एंड दियर टाइप्स। यहाँ पे दोस्तों हम लोग स्ट्रेन पढ़ेंगे, साथ साथ स्ट्रेन के साथ साथ इलास्टिक कांस्टेंट्स का क्या इंपॉर्टेंस है इन स्ट्रेन के रिस्पेक्टिव से, तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट जब आप स्ट्रेन और इलास्टिक कांस्टेंट सारी स्टडी कर लोगे तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक प्रॉपर्टीज। इलास्टिक प्रॉपर्टीज में क्या रिलेशन है उसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। करेक्ट है। एंड देन एनालिसिस ऑफ एक्सेल लोडेड मेंबर, ये फर्स्ट एनालिसिस होगा जिसमें हम लोग एक्सेल लोडेड मेंबर लाइक बार्स इन सीरीज, बार्स इन पैरेलल, बार्स फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, टेपर बार, सेल्फ वेट की वजह से कई लोंगेशन है। तो ये सारे टॉपिक हम लोग इन 3 लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं विथ प्रॉपर एग्जाम्पल एंड ऑल प्रीवियस ईयर गेट एग्जाम क्वेश्चंस। करेक्ट है दोस्तों। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट इसी में एक पार्ट होता है थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो ये भी हम लोग डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों।
तो इस फर्स्ट चैप्टर में लगभग 11 लेक्चर्स लगने वाले हैं और हर एक लेक्चर में आपको दोस्तों डिटेल्स में यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रॉपर सीक्वेंस में। और आप याद रखना कि यहाँ पे जो इंटायर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है मैं प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा। अगर आप एक भी लेक्चर मिस करोगे तो आगे समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो बेटर होगा कि आप सारे लेक्चर्स को वन बाय वन प्रॉपरली देखिए, समझिए, और अगर आपको कोई डाउट आता है देन यू कैन आस्क। करेक्ट। चलिए, तो ये 2 मॉडल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेसेस इन बीम। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। करेक्ट। यहाँ पे 2 तरीके की हम लोग स्ट्रेस स्टडी करने वाले हैं, दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। करेक्ट है दोस्तों। तो एक्सीएल हमने प्रीवियस बार के केस में पढ़ा, फिर यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हाउ टू डेराइव बेंडिंग इक्वेशन and what is the importance of bending equation and how to analyze this। करेक्ट। तो ये प्रॉपरली हम लोग स्टडी करने वाले हैं प्रॉपर एनालिसिस के साथ। एंड आफ्टर दैट वी सॉल्व द वेरियस एग्जाम्पल्स एंड वेरियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। करेक्ट। तो ये डिटेल्स हम लोग स्टडी करने वाले हैं। इन 2 लेक्चर्स में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड फर्स्ट 2 लेक्चर्स में दोस्तों हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को कवर करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर है दोस्तों, लास्ट के 2 लेक्चर्स होंगे इस पर्टिकुलर मॉडल में, वो है शियर स्ट्रेसेस इन बीम। करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हाउ टू डिराइव शियर स्ट्रेस इक्वेशन फॉर द बीम एंड हाउ टू सॉल्व द वेरियस प्रॉब्लम्स। करेक्ट। तो यहाँ पे दोस्तों जो शियर स्ट्रेस वाला टॉपिक है, दिस इज वेरी लीस्ट इंपॉर्टेंस है इसका। करेक्ट है। गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ही लीस्ट इसका वेटेज होता है। करेक्ट है। और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। इसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है बेंडिंग स्ट्रेस का। करेक्ट। तो जितना जिस सब्जेक्ट में वेटेज है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है टॉर्शन ऑफ शाफ्ट। यहाँ पे दोस्तों हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक को, इस पर्टिकुलर मॉडल को हम 4 लेक्चर्स में कवर करेंगे। नाउ यू कैन सी हियर, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डेरिवेशन ऑफ प्योर टॉर्शन इक्वेशन and then analysis of pure torsion equation and shaft in series and parallel and indeterminate shaft। इस तरीके से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर गेट एग्जाम। करेक्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर गेट एग्जाम। इज इट क्लियर? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। नेक्स्ट अब बात करते हैं नेक्स्ट मॉडल का, दैट इज मॉडल नंबर 5 एंड इन दिस वी डिस्कस अबाउट कंबाइंड स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। दोस्तों देखा आपने कि प्रीवियसली हमने सारे तरीके के स्ट्रेसेस इंडिविजुअली डिस्कस किए एंड नाउ वी आर इन द पोजीशन टू डिस्कस व्हेन द मेंबर इज सब्जेक्टेड टू ऑल द स्ट्रेसेस साइमल्टेनियसली, देन हाउ टू स्टडी दिस पर्टिकुलर केसेस। सो दीज थिंग्स विल बी स्टडीड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज कंबाइंड स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। करेक्ट। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग फर्स्ट 4 लेक्चर्स लेंगे एनालिटिकल मेथड फॉर स्ट्रेस। करेक्ट। एनालिटिकल एज वेल एज ग्राफिकल। करेक्ट है, जिसमें मोहर सर्कल आएगा। करेक्ट है दोस्तों। तो फर्स्ट 2 लेक्चर में आपको थ्योरेटिकल मेथड बताऊंगा, नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में मोहर सर्कल मेथड्स। करेक्ट। तो दोनों मेथड हम लोग डिटेल से यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं एंड आफ्टर दैट कंबाइंड स्ट्रेन्स एंड स्ट्रेन रोसेट्स। तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे इन 2 लेक्चर्स में। करेक्ट है दोस्तों। जैसे हम लोग स्ट्रेस के बारे में स्टडी करेंगे थ्योरेटिकल और ग्राफिकल मेथड, वैसे ही हम स्ट्रेन के लिए भी थ्योरेटिकल एंड ग्राफिकल मेथड दोनों ही डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद स्ट्रेन रोसेट्स। करेक्ट। नेक्स्ट आता है मॉडल 6, दैट इज शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों और दिस इज बैकबोन ऑफ फॉर स्टडी ऑफ बीम, स्पेशली व्हेन वी डील विद बेंडिंग स्ट्रेस एनालिसिस ऑफ बीम एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। दोनों के लिए बैकबोन है। इफ यू नो प्रॉपरली, अगर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हैं तो आप उन 2 टॉपिक्स को इजीली स्टडी कर सकते हो, अदरवाइज उनको स्टडी करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो दोस्तों हम लोग इसको डिटेल से 4 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड देन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर कैंटिलीवर बीम फॉर वेरियस लोडिंग एंड सिमिलरली फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम एंड नेक्स्ट होगा प्रॉप कैंटिलीवर एंड फिक्स्ड बीम। करेक्ट है दोस्तों। तो ये जो फर्स्ट 3 टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड समटाइम्स देखा गया है कि इस टॉपिक को इंडिविजुअली ना पूछ के एग्जाम में डिफ्लेक्शन या बीम के साथ पूछा जाता है। करेक्ट है दोस्तों। तो इस टॉपिक को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, जिससे आने वाले सारे टॉपिक्स और अच्छे से आप उनको समझ सको। करेक्ट है।
नेक्स्ट आप देख सकते हो, नेक्स्ट मॉडल नंबर 7 दैट इज डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। अगेन इसमें दोस्तों अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारी मेथड्स है फॉर फाइंडिंग डिफ्लेक्शन, एंड आउट ऑफ दीज वेरियस मेथड्स ओनली 3 मेथड्स आई विल डिस्कस। करेक्ट, ओनली सिर्फ 3 मेथड ही मैं बताने वाला हूँ। कौन सी वो 3 मेथड्स होंगी, जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि वो मेथड्स कौन सी हैं। करेक्ट है दोस्तों, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम लोग 4 मॉडल्स में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। करेक्ट है, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के गेट और आईएएस के एग्जाम्स के हम लोग प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो 3 मॉड्यूल्स आप देख सकते हो 8, 9 एंड 10, दीज आर वेरी स्मॉल मॉड्यूल्स, जिसमें प्रेशर वेसल्स, स्पेशली यहाँ पे हम थिन प्रेशर वेसल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, एंड फॉर सिलेंडर एज वेल एज स्फेयर, स्फेरिकल प्रेशर वेसल्स एंड सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल्स दोनों को डिस्कस करेंगे। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दोनों फाइंड आउट करेंगे। करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ कॉलम है, इसे हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे, और इनका वेटेज बहुत कम होता है स्ट्रेंथोमीटर, वेरी लीस्ट वेटेज। करेक्ट, बहुत कम वेटेज होगा दोस्तों। इसे मैं 1 स्टार मार्किंग दूंगा, इसे मैं 5 स्टार मार्किंग दूंगा। एवरी ईयर लगभग यहाँ से एक क्वेश्चन मिल ही जाता है, एंड यहाँ से मैं आपको इसको 4 स्टार मार्किंग दूंगा, क्योंकि इंडिविजुअली यहाँ से कोई क्वेश्चन ना पूछ के कई बार इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड अदर चैप्टर से प्रॉब्लम्स पूछा जाता है। सिमिलरली कंबाइंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बट नॉट सो मच इम्पोर्टेंस, है ना। यहाँ पे मोर सर्कल मेथड जो होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट टॉर्सन ऑफ शाफ्ट, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट, इसे मैं 4 स्टार 5 स्टार इवन मार्किंग दे सकता हूँ। लगभग एवरी ईयर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, एंड अगेन इसका वेटेज होगा 4 स्टार। करेक्ट, दिस इज ऑल्सो 4 स्टार रेटिंग, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बट विदाउट दिस कॉन्सेप्ट आगे फर्दर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को पढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। करेक्ट है दोस्तों, तो आप ये देख सकते हो कि इन सब पर्टिकुलर चैप्टर्स का वेटेज क्या है यहाँ पे। करेक्ट है दोस्तों, एंड नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ फेलियर। दिस इज वेरी कॉमन टॉपिक फॉर बोथ डिजाइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो आप इसे डिजाइन में भी पढ़ सकते हो और यहाँ पे भी पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, देन यू कैन अप्लाई दीज कॉन्सेप्ट्स इन डिजाइन। करेक्ट, और इसे 2 मॉडल्स में कंप्लीट करूंगा। करेक्ट है दोस्तों, एंड अगेन इट इज ऑल्सो हैविंग वेरी ह्यूज वेटेज। करेक्ट, 4 स्टार रेटिंग के साथ मैं इसको वेटेज दूंगा। करेक्ट है, तो दोस्तों ये रहा डिटेल सिलेबस और प्रॉपर सीक्वेंस जिसके बेसिस पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं। करेक्ट है, अब आप पीछे बैक जाके देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर मॉड्यूल्स में और आईआईटीज द्वारा जो गिवन सिलेबस होता है उनमें कितना डिफरेंट है, और मैंने कितना डिटेल से आपको यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर बता दिया कि टॉपिक्स को हम कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चले वंस अगेन वेलकम टू ऑल, एंड फिर से हम लोग स्टडी करते हैं दोस्तों कि व्हाट इज मैकेनिक्स। अब इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा दोस्तों मैकेनिक्स की डेफिनेशन से, क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स। कौन कौन सी मैकेनिक्स होती हैं और कैसे हम लोग स्टडी करते हैं उनको, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। करेक्ट, तो दोस्तों अगर मैं मैकेनिक्स की बात करूं, देन दिस इज नथिंग बट इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। मैकेनिक्स इज नथिंग बट इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of forces and their effect. Correct, it is which deals with the study of, मैं यहां पे लिख देता हूं, स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट। हम क्या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और उस एक्सटर्नल फोर्स का यहाँ पे हमें क्या इफेक्ट मिलेगा, दिस स्टडी इज कॉल्ड एज सिंपल मैकेनिक्स। इज इट क्लियर? तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ गया व्हाट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज नथिंग बट it is a branch of science which deals with the study of forces and their effect. This is called as mechanics. And now further, if we classify this mechanics, then it can be divided into 2 subgroups. Is it clear? 2 subgroups you can see here. First one, that is mechanics of solids, and another one that is मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। करेक्ट, तो इन 2 कैटेगरीज में से डिवाइड किया गया है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। व्हेन दिस स्टडी इज परफॉर्म्ड ऑन सॉलिड मटेरियल और सॉलिड बॉडी, देन दिस इज कॉल्ड एज मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। और अगर हम इस स्टडी को फ्लूइड में परफॉर्म करें, देन दिस इज कॉल्ड एज मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। नाउ दिस मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सबग्रुप्स। इज इट क्लियर?
That one you can see, first one that is mechanics of rigid body, and another one is that is mechanics of deformable body. Is it clear? Now you can see mechanics of rigid body and another one that is mechanics of deformable body. Correct है दोस्तों? This mechanics of rigid body is also named as engineering mechanics. करेक्ट, इसे हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नाम से भी जानते हैं दोस्तों. एंड दिस मैकेनिक्स ऑफ रिजिड डिफॉर्मेबल बॉडी इज आल्सो नेम्ड एज either strength of material or मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स और सिंपली सॉलिड मैकेनिक्स. तो ऐसे कई सारे नेम से आप इनको जानते हो दोस्तों. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू define this mechanics of rigid body and mechanics of deformable body and what is the difference between them. Correct, ये बहुत जरूरी है जानना. Now let's see here, when we discuss this mechanics of rigid body concept, then this is nothing but it is a branch of science or it is a branch of mechanics which deals with study of forces and their effect, study of forces and their effect on rigid body, on rigid body, then this is called as mechanics of rigid body. And similarly if this study is performed again, अगर आपसे पूछा जाए कि what is the definition of mechanics of deformable body, then simply you can define it is a branch of mechanics which deals with the study of forces and their effect on deformable body. deformable body में अगर हम इस effect को study करें then this is called as simple मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी. इज इट क्लियर? तो इनके नेम में इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है दोस्तों. करेक्ट है. अब क्वेश्चन आता है कि जब आपको प्रॉब्लम्स मिलती है, एक्चुअल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स मिलती है, तब आप कंफ्यूज होते हो कि वेदर दिस प्रॉब्लम बिलोंग्स टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. करेक्ट है. ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आइडेंटिफाई करना. करेक्ट है दोस्तों. तो मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में क्रिस्टल क्लियर बताने वाला हूं कि what is the basic difference between rigid body and deformable body. And once you know the difference between rigid body and deformable body, then you can easily differentiate these two subjects. और अगर आप इनको easily differentiate कर पाओगे then you can crystal clear apply the laws of mechanics, yes or no, and laws of strength of material individually. करेक्ट है. क्योंकि जब प्रॉब्लम को आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि मैकेनिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, तो आप उनके लॉस को भी आप प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं कर पाओगे. करेक्ट है दोस्तों. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी क्लासिफिकेशन को और आगे मूव कराते हैं. तो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी को आपको समझ में आ गया कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस और इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of forces and their effect on rigid body. Then this is called as mechanics of rigid body. Now this mechanics of rigid body is further divided into two parts. Is it clear? Let's see here. That is static engineering mechanics, जिसे आप statics के नाम से जानते हो. Yes or no? And another one is that is dynamics. Now the question is what is statics and what is dynamics engineering mechanics. So if you talk about static, then when your body is in rest, when your body is in rest, correct, then this is considered as static इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. तो सिंपली अगर आप इसको डिफाइन करो स्टैटिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को, तो आप यहां से डिफाइन करोगे स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन रिजिड बॉडी when rigid body in rest. जब बॉडी रेस्ट में रहे then you perform this study, then this is called as static engineering mechanics. Is it clear? Static engineering mechanics. Is it clear? Similarly, if you define this dynamics, then it can be simply defined as the study of forces and their effect on rigid body when body is in motion. When body is in motion, then this is called as dynamic engineering mechanics, or simply you can define it study of motion. Study of motion, this is called as dynamic engineering mechanics. Is it clear? तो I think दोस्तों ये समझ में आ गया what is dynamics. And this dynamics is further divided into two groups. That is
Kinetic and kinematic. Is it clear? Kinematics and kinetics. करेक्ट. तो इसको दोस्तों मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन kinematics and kinetics. Correct. Now let's see. When we talk about mechanics of deformable body, then it is simply defined as study of forces and their effect on deformable body is called as mechanics of deformable body, or it may also defined as study of internal resistance force. Study of internal resistance force is also called as strength of material. Is it clear? Now when we talk about mechanics of fluid, then if this study is performed on fluid, study of forces and their effect study of forces and their effect on fluid, this is called as mechanics of fluid. Yes or no? And here we have two types of mechanics of fluid, that is mechanics of incompressible fluid and mechanics of compressible fluid. Is it clear? When we talk about mechanics of incompressible fluid, means density does not changes with respect to time, means del rho by del t is equal to 0. मतलब डेंसिटी यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है, देन दिस इज कॉल्ड एज डेंसिटी मैकेनिक्स ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. और इसके लिए आइडियल सब्सटेंस क्या होता है? दैट इज वाटर. तो एंटायर जो स्टडी ऑफ वाटर के ऊपर परफॉर्म करते हो, दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिक्स ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मैकेनिक्स ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड, देन दिस इज नथिंग बट it is when density changes with respect to time. When density changes with respect to time, then this is called as mechanics of compressible fluid. And for this, here the ideal fluid is air. करेक्ट. एयर के ऊपर जब आप गैस या एयर के ऊपर जब आप इस स्टडी को परफॉर्म करते हो दोस्तों, देन दिस इज कॉल्ड एज मैकेनिक्स ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड. यस और नो? तो आई थिंक आपको ये डिटेल पता चल चुकी है कि हाउ टू क्लासिफाई मैकेनिक्स. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में आपको काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स के बारे में बताऊंगा. देन वी विल डिस्कस अबाउट रिजिड बॉडी कॉन्सेप्ट एंड डिफॉर्मेबल बॉडी कॉन्सेप्ट. करेक्ट. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड. यू लेट्स सी हियर. सपोज हियर वी हैव वन एग्जांपल. विथ दिस एग्जांपल मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेमेटिक एंड काइनेटिक्स. करेक्ट. दिस इज रॉड ऑफ सीलिंग फैन. And this is rotor of ceiling fan, and here we have blades like this. Correct, like this. इसे कहीं आप हैंग कर देते हो. This is rod, this is rotor, and this is blade. Correct. Now let's see. Here we will discuss about kinematic concept and kinetics. Kinematics and kinetics. Correct. Let's see. स्टडी ऑफ मोशन. इसको अगर मैं सिंपली डिफाइन करूं, कैसे डिफाइन कर सकता हूं? स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ without consideration of and external forces. इसको बिना कंसिडर किए जब आप मोशन की स्टडी करते हो, देन दिस इज कॉल्ड एज काइनेमेटिक्स और काइनेमेटिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. एंड सिमिलरली व्हेन वी डील विद काइनेटिक्स,
देन स्टडी ऑफ मोशन, सिंपली इसको डिफाइन कर सकते हैं कैसे, स्टडी ऑफ मोशन with consideration of with consideration of and एक्सटर्नल फोर्सेस। करेक्ट। यहां पे दोस्तों हम फोर्स को कंसीडर करते हुए मोशन की स्टडी कर रहे हैं, देन दिस इज कॉल्ड एज काइनेटिक्स। अब मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फैन? फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फैन? तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है एयर सर्कुलेशन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फैन इज एयर सर्कुलेशन एट desired air velocity, yes or no? At a desired air velocity, जो भी आपको कंफर्टेबल एयर वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग एयर को थ्रू आउट द रूम सर्कुलेट करना इज अ फंक्शन ऑफ दिस फैन, yes or no? करेक्ट। तो सिंपली दोस्तों व्हेन वी डील विथ for getting desired air velocity, that is v air, for getting desired air velocity, how much rotation of fan, w is a rotation fan or speed of fan, how much rotation of fan is needed, मैं इस फैन को किस स्पीड से रोटेट करूं जिससे मुझे डिजायर्ड एयर वेलोसिटी मिल सके। करेक्ट। तो whenever you deal with this study from velocity to speed or from speed to velocity or some more example के अगर बात करें, when we deal with displacement, velocity, acceleration, jerk, अगर आप इनके बारे में डिस्कस करोगे दोस्तों, देन दिस इज कॉल्ड एज काइनेमेटिक्स। और स्पेशली व्हेन यू डील विथ थियरी ऑफ मशीन, जब आप थियरी ऑफ मशीन पढ़ोगे या फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे तो दोनों ही केस में, दोनों ही सब्जेक्ट में दोस्तों आपको काइनेमेटिक स्टडी करना है, साथ में काइनेटिक स्टडी करना है। और एक और बड़े एग्जांपल में आपको बताऊं अगर काइनेमेटिक्स के लिए, तो आपने पढ़ा होगा सिंगल स्लाइडर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म इन थियरी ऑफ मशीन, सिंगल स्लाइडर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म इन थियरी ऑफ मशीन। तो आपने दोस्तों देखा है कि बाय द रोटेशन ऑफ दिस क्रैंक, दिस ये क्या है आपका, दिस इज क्रैंक, और यहाँ पे क्या, दिस इज स्लॉट एंड दिस इज स्लॉटेड लीवर। बाय द रोटेशन ऑफ ओमेगा रोटेशन ऑफ दिस क्रैंक, हाउ मच डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस टूल टेक्स प्लेस, दिस इज स्ट्रोक लेंथ, यस और नो? तो इस ओमेगा, किस ओमेगा से इसे रोटेट करो कि मुझे ये डिस्प्लेसमेंट मिले, ये सानो, या इनकी लेंथ की पोजीशन क्या होगी क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर की, जिससे मुझे डिजायर्ड स्ट्रोक लेंथ मिल सके। तो दोस्तों ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एज काइनेमेटिक स्टडी, yes or no? Here we deal with speed with displacement. By the rotation of crank, how much displacement takes place, yes or no? तो दोस्तों याद रखना है, whenever we deal with displacement, velocity, acceleration और jerk, then this is called as kinematic studies. Now if we talk about kinetics, then again here we see for getting desired speed of fan, for getting desired speed of fan, omega of fan, how much torque is needed or how much power is needed, yes or no? So in kinetic studies we always deal with either torque और पावर और फोर्स। अगर मैं इनकी स्टडी करूं, स्टडी ऑफ मोशन विथ द हेल्प ऑफ दिस टॉर्क, पावर और फोर्स, देन दिस इज कॉल्ड एज काइनेटिक स्टडी। करेक्ट है दोस्तों। सिंपल एक और एग्जांपल बताऊं, अगर मैं सपोज वी हैव अ कार लाइक दिस, correct? Now if this car is moving in this direction, yes or no, by some velocity v, correct? ये कार v velocity से मूव कर रहे हैं। Now when this car is moving in this direction, that
हाउ मच एयर ड्रैग कैन बी अप्लाइड, ये जो एयर है ये कितना ड्रैग फोर्स अप्लाई कर रहा है, एफ ड्रैग, correct. When this car is moving with velocity v, then how much drag force is acting on the body of this car applied by the air, then this is study is called as kinetic study, yes or no. तो अगेन दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पे हम कार के मोशन की स्टडी कर रहे हैं विथ कंसिडरेशन ऑफ फोर्सेस, yes or no. तो याद रखना, whenever we perform study of motion with consideration, correct, with consideration of external force, then this is called as kinetics. तो आई थिंक दोस्तों अब क्रिस्टल क्लियर आपको पता चल चुका होगा कि व्हाट इज काइनेमेटिक्स एंड व्हाट इज काइनेटिक्स, यस और नो. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, इन दिस स्लाइड आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू डिफरेंस बिटवीन रिजिड बॉडी, करेक्ट, रिजिड बॉडी एंड deformable body. And once you know the difference between them, then you can easily differentiate engineering, mechanics and strength of material subject, yes or no. और ये जानना बहुत ही जरूरी है, करेक्ट है दोस्तों, क्योंकि आप सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हो बट इन एग्जाम आपको क्या करना है, इंडिविजुअली प्रॉब्लम्स, इंडिविजुअली कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है, और वहां पे आपको पता नहीं रहता है कि विच प्रॉब्लम्स बिलोंग्स टू विच सब्जेक्ट, यस और नो. तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि विच प्रॉब्लम इज belongs to which subject, yes or no. And once you identified it, then you can easily solve the problem, yes or no, or you can easily apply the laws, yes or no, correct. So let's see, when we deal with this rigid body, then here first we consider a body like this. हमने कोई एक बॉडी कंसिडर किया, एनी रैंडम बॉडी, करेक्ट. Now you can see here in this body first we consider two particles, is it clear. हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया दोस्तों, two particles, yes or no. And its name is nothing but this is p particle and this is q particle, yes or no. As we know that rigid body or solid body or any solid body which is made of infinite number of particles, when they are so close, the distance between them is close to zero. ऐसे बहुत सारे रैंडम पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो उनमें से कोई भी दो पार्टिकल्स को हमने अज्यूम कर लिया, एंड फर्स्ट वी मेजर द डिस्टेंस बिटवीन देम, देन हियर वी कैन गेट x डिस्टेंस. तो दोस्तों हमने क्या किया, फर्स्ट वी कंसीडर टू पार्टिकल्स इन दिस बॉडी एंड द मेजर द डिस्टेंस बिटवीन देम, देन हियर वी कैन गेट x distance, yes or no. Now after that, here I am going to apply a force like this, an external force like this, करेक्ट. एक हमने यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया along the line of action of these two particles, yes or no. इन दोनों पार्टिकल्स के लाइन ऑफ एक्शन में, along the line of action, हमने क्या किया दोस्तों, एक फोर्स अप्लाई कर दिया like this, and due to this force, this is line of action, is it clear. This is line of action जिसके अलोंग आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, करेक्ट है. फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फोर्स यू नीड टू नो व्हाट इज द लाइन ऑफ एक्शन, यस और नो. एंड वंस व्हेन वी अप्लाई दिस external force F, then what will happen, this body displaced from here to here, yes or no, from position A to position B. ये सेम बॉडी डिस्प्लेस होके कहां पहुंच गया दोस्तों, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, yes or no. And after the displacement, again we search those particles like this, और यहां पे ऑलरेडी क्या लग रहा है दोस्तों, इट इज ऑलरेडी सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल फोर्स. इस फोर्स की वजह से बॉडी डिस्प्लेस होके यहाँ पे पहुंच चुका है, yes or no. एंड वंस वी अगेन वी मेजर द डिस्टेंस बिटवीन देम, और ये कौन से पार्टिकल है, वही सेम पार्टिकल्स जो हमने प्रीवियसली अज्यूम किया था. और याद रखना बोथ बॉडीज आर सेम बॉडी, दिस बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम हियर टू हियर. यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. दिस बॉडी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर दिस डिस्प्लेसमेंट अगेन वी मेजर द डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड हियर वी कैन गेट x test. सॉरी, दिस इज फर्स्ट कंडीशन. अनदर कंडीशन क्या हो सकती है, अगेन वी कंसिडर अ बॉडी लाइक दिस, करेक्ट.
and nearby this body another body is situated like this. कोई एक और बॉडी रखी हुई है इसके बगल में. And now again we consider two particles like this. यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों? Again here we consider two particles. Again its name is P and Q, and again we measure the distance between them. Then here we can get x distance. Yes or no? ये जो हमने डिस्टेंस मेजर किया क्या मिला हमें? x distance. This is the condition before loading, and remember one thing, this is body x and this is body y. करेक्ट है दोस्तों, ये टू डिफरेंट बॉडीज है. This is body x and this is body y, two different bodies. And in body x we consider two particles, that is P and Q, before loading. Now once when we apply some external force F along the line of action of these two particles, again same line of action में दोस्तों हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हो क्या रहा है? लेट्स सी हियर, when we apply some external force along the line of action of these two particles, then what will happen? This entire force is transferred from body x to body y. Yes or no? And there is no displacement because body 1 is resisted by the body y. Yes or no? But this force is transferred from here to here. So simply हम कह सकते हैं here we can get load or force transformation. फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट इक्वल टू 0. यहाँ पे ये दो कंडीशन मिली दोस्तों. फर्स्ट, either the body can displace from position A to position B or load transferred from body X to body Y when there is no displacement. Yes or no? तो ये दो कंडीशन हो सकती है. And after that, once the load is transferred, again we found those particles and we measure the distance between them. Then here we can get x dash. तो यहाँ पे कंडीशन क्या आती है दोस्तों? If x prime is equal to x, means before and after loading the distance between the particle is remain same. अगर ऐसी सिचुएशन आती है then simply you can say there is no strain. Yes or no? यहाँ पे strain क्या होगा दोस्तों? strain 0 होगा. और क्यों 0 होगा? because for strain it is necessary to change the position of the particles. Yes or no? Position between the particles. But since here there is no change in the relative position between the particles, simply here I am going to write no change in relative position between the particles. There is no change in relative position between the particles. Therefore, simply here we can write strain is equal to 0. And once strain is 0, the stress is also equal to 0. Why stress is 0? Because you know this load is completely transferred from body X to body B. Complete force transfer हो गया without any resistance. आपने जो एक्स बॉडी को फोर्स अप्लाई किया था सारा का सारा फोर्स ट्रांसफर हो गया. अगर यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस होता तो सेम अमाउंट का फोर्स कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता था. करेक्ट है दोस्तों. जब इसने सारा का सारा फोर्स ट्रांसफर कर दिया इट मींस देयर इज नो रेजिस्टेंस. एंड व्हेन देयर इज नो रेजिस्टेंस, सिंपली हियर आई एम गोइंग टू राइट इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स इज इक्वल टू 0. व्हेन देयर इज नो रेजिस्टेंस फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स, देन स्ट्रेस विल बी 0. यस और नो? तो आपने यहाँ पे देखा स्ट्रेन 0 है, स्ट्रेस 0 है. करेक्ट है. तो याद रखना a rigid body is nothing but it is a body or any body is said to be rigid body when there is no change in relative position between the particles. Then this is called as rigid body. And this is hypothetical concept. This is a simple एक assumption है, एक कल्पना मात्र है, एक hypothesis है. करेक्ट है दोस्तों? ऐसा कोई भी एक्चुअल प्रैक्टिस में प्रॉब्लम ऐसी बॉडी कभी पॉसिबल
नहीं हो सकती। और रिजिड बॉडी जब हमने कंसिडर किया किसी बॉडी को, तो यहाँ पे इमीडिएट स्ट्रेन जीरो हो गया, स्ट्रेस जीरो हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स जीरो हो गया। तभी कभी भी हम रिजिड बॉडी कॉन्सेप्ट में कभी भी स्ट्रेस स्ट्रेन को डिस्कस नहीं करते। यस और नो? करेक्ट है दोस्तों? तो आई थिंक समझ में आ गया रिजिड बॉडी कॉन्सेप्ट क्या है ना। When we talk about this deformable body concept, now let's see once again. Here I am going to make a body and this body is connected with a surface. यहाँ पे एक surface है, तो यहाँ पे दोस्तों कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन, there is no displacement. यहाँ पे हमने assume कर लिया कि here the displacement is zero. करेक्ट है? And this body is always in equilibrium position, equilibrium condition. ये बॉडी हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगी। करेक्ट? इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई होगा। जितना फोर्स आप इधर से अप्लाई करोगे वही सेम रेजिस्टेंस यहाँ से सपोर्ट से मिलेगा। करेक्ट? तो एक ऐसी बॉडी है, एंड नाउ इन दिस बॉडी अगेन हियर आई एम गोइंग टू कंसीडर टू पार्टिकल्स लाइक दिस। अगेन इट्स नेम इज नथिंग बट दिस इज P एंड दिस इज Q, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज X. यस और नो? करेक्ट? ये डिस्टेंस क्या है दोस्तों? When there is no force. Yes or no? Now if we can apply an external force along the line of action of these two particles, then what will happen? This load, this body cannot be displaced. It means, and this body cannot transfer the load from body 1 to body 2. ये लोड ट्रांसफर भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये बॉडी क्या करेगा? दिस बॉडी में रेजिस्ट दिस फोर्स। करेक्ट? इस बॉडी ने इस फोर्स को रेजिस्ट करने स्टार्ट कर दिया। रेजिस्टेंस, आपने फोर्स अप्लाई करना, आपने पुश करने स्टार्ट किया, इसने इसके अगेंस्ट में एक रेजिस्टेंस ऑफर करना स्टार्ट कर दिया। यस और नो? रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। एंड वंस दिस एक्सटर्नल फोर्स इज एक्सीडेड द रेजिस्टेंस फोर्स, देन डिफॉर्मेशन बिगिंस। इस मटेरियल के, इस बॉडी के रेजिस्टेंस से जैसे आपने इस फोर्स को एक्सीड कर दिया, इमीडिएटली इस बॉडी में डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड, व्हेन द डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, वी फाउंड दिस पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हियर टू हियर, एंड दिस इज P dash and this is Q dash, and the distance between them is, you can see here, X prime. Now let's see here, X prime is not equal to X. और ये कब पॉसिबल है? X prime is not equal to X means there is change in relative position between the particles. Yes or no? Between the particles. यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच की रिलेटिव पोजीशन चेंज हो चुकी है। यस और नो? एंड अलोंग विद दिस रिलेटिव पोजीशन चेंज, और रिलेटिव पोजीशन चेंज होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? हियर स्ट्रेन is not equal to 0, and since there is no displacement, it means it also applies some internal resistance force. Therefore internal resistance force is also not equal to 0, and once the internal resistance force is not equal to 0, the stress is also not equal to 0. yes or no? तो दोस्तों जैसे आपने देखा कि बॉडी डिफॉर्मेबल है, फोर्स अप्लाई करने से इस बॉडी के शेप एंड साइज में चेंजेस हो रहे हैं। करेक्ट है? यहाँ पे क्या हो रहा है? shape and size both changes with respect to the application of an external load. yes or no? तो जैसे shape and size change हो रहा है तो आपने immediately कह दिया कि there is strain is not equal to 0, stress is not equal to 0, and जैसे ही आपको पता चल गया कि stress and strain 0 नहीं है, तो entire this subject is deal with these two terms only. entire subject में हम लोग सिर्फ stress and strain के बारे में बात करेंगे, and with the help of this strain and stress and strain we find out how much material can resist the load. It means with the help of this stress and strain we found the relationship between external applied force एंड मटेरियल स्ट्रेंथ। इनके बीच में हम लोग एक रिलेशन, एक ब्रिज तैयार कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और इनके बीच में एक बार रिलेशन मिल गया तो इजीली यू कैन डिजाइन द एनी एलिमेंट्स, वेदर इट इज मशीन एलिमेंट और स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। यस और नो?
करेक्ट है दोस्तों। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिजिड बॉडी एंड डिफॉर्मेबल बॉडी कॉन्सेप्ट। इन रिजिड बॉडी देयर इज नो चेंज इन रिलेटिव पोजीशन बिटवीन द पार्टिकल्स, एंड इन रिजिड बॉडी देयर इज चेंज इन रिलेटिव पोजीशन बिटवीन द पार्टिकल्स। करेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिस्टल क्लियर एक्स डैश इज नॉट इक्वल टू एक्स एंड हियर एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स, मींस इनके पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे पोजीशन में चेंज हो रहा है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। इसीलिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में दोस्तों वी ऑलवेज डील विथ ओनली स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, सिर्फ इनके बारे में ही स्टडी करते हैं। जबकि रिजिड बॉडी कॉन्सेप्ट में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जैसे सब्जेक्ट में हम लोग सिर्फ या तो डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे या फिर लोड ट्रांसफॉर्मेशन की, फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे कि हाउ मच लोड इज ट्रांसमिटेड टू अनदर कंपोनेंट। करेक्ट है, यस आर नो। चलिए नेक्स्ट, तो ये बेसिक डिफरेंस था दोस्तों। करेक्ट, और आज के लेक्चर में बस इतना ही रहेगा। और आप लोग इस लेक्चर सीरीज को देखते रहिए कॉन्टिन्यूसली, जिससे आपके कोई भी लेक्चर मिस ना हो, कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। अगर आप एक भी लेक्चर मिस करोगे दोस्तों, कॉन्सेप्ट आपके मिस हो जाएंगे। करेक्ट, तो आप कोशिश करिए कि आपके एक भी लेक्चर मिस ना हो, और इनकी पीडीएफ वगैरह भी आपको इजिली अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। करेक्ट है, तो चलिए फिर यहीं पे इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड गुड डे।